नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। स्वागत है आपका इकोनॉमिकम में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं, अर्थात की नई किस्त के साथ। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से इकोनॉमिकम पर चर्चा शुरू करें, आपको इकोनॉमिकम का विषय बताएं, उससे पहले आपको बताते हैं आज शो में खास क्या है। शुरुआत कहाँ से होगी, अंत कहाँ पे होगा। शुरुआत होगी अर्थात पर चर्चा से। अर्थात बड़ा रोचक है। अर्थात आज है केंद्रित एक संख्या पर। जी हाँ, चौंकी मत, एक संख्या पर आधे पौन घंटे का डिस्कशन कैसे होगा ये हम आपको अभी समझाएंगे। लेकिन अर्थात की चर्चा के बाद आपके सवालों के जवाब देंगे अंशुमान जी। दो खास सवाल आए हैं, दो खास सवालों के जवाब दिए जाएंगे। फिर बात होगी आपकी इनकम की। इनकम की बात बड़ी निराली है, बड़ी अनोखी है, नए तरीके की बात है जो अंशुमान जी आज आपको बताने वाले हैं। किस्सों के सिक्के में इतिहास का कौन सा पन्ना टटोला, कौन सा सिक्का खनका, ये अंशुमान जी से जानेंगे। और चलते चलते जानेंगे एक खास वेब सीरीज के बारे में जो उन्होंने इसी हफ्ते देखी है और बताना चाहते हैं कि आप भी देख लीजिए। संडे का दिन है, समय बचे तो आज ही निपटा दीजिए। आगे आते हैं और अब बात करते हैं कि अर्थात का विषय क्या है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि अर्थात का विषय आज है एक संख्या, एक आंकड़ा। आंकड़े की थ्योरी समझें, आंकड़े का दर्शन समझें, उससे पहले आपको बताएं कि ये आंकड़ा है कौन सा। दरअसल ये आंकड़ा है 5 ट्रिलियन डॉलर का। इससे आपको क्या याद आया? इससे आपको याद आया होगा वो सरकारी दावा, वो सरकारी वादा जो किया गया था कि भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। 5 ट्रिलियन डॉलर की ये व्यवस्था हो जाएगी। जब ये सपना देखा जा रहा था, हमारी आंखों को दिया जा रहा था, तब परिस्थितियां कुछ और थीं। फिर कोविड आया, कोविड के बाद चीज़ें बदली। तो अब ये सपना कितना साकार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? हो पाएगा तो कब तक हो पाएगा? क्या चुनौतियां आएंगी, क्या संभावनाएं बनी, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है, सब कुछ आज जानेंगे इस इकोनॉमिकम में। लेकिन शुरुआत अंशुमान जी से करते हैं आंकड़े के साथ। सर, ये आंकड़े इतने महत्वपूर्ण होते हैं क्या? आंकड़े इतने जरूरी क्यों हैं? शुभम, इकोनॉमिकम के इस संस्करण में आप सबका स्वागत है। शुभम ने आपको बताया कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर पर बात करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा शब्द है जिसमें कितनी संख्याएं होती हैं इसका हिसाब बहुतों को ना पता हो, लेकिन ये शब्द, ये आंकड़ा हमारे जहन में उम्मीदों के साथ, संभावनाओं के साथ, लक्ष्यों के साथ हमेशा पिछले कई 2-3 वर्षों से तैर रहा है कि 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। हम इस पर चर्चा इस समय क्यों कर रहे हैं? हम आंकड़ों पर आएँ उससे पहले ये जानें कि इसका संदर्भ क्या है। हम इसलिए इस समय इसकी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया, नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो गई। अगर आप नियमित रूप से आर्थिक खबरों से राबिता रखते होंगे तो आपको ये पता होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास दर के अनुमान आने लगे हैं, जिसमें IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक के अनुमान को 2024 के लिए 6% से नीचे तय किया। और बाकी अन्य एजेंसियों के भी अनुमान आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था 3 साल की न्यूनतम आर्थिक विकास दर हासिल करेगी, न्यूनतम 3 साल की विकास दर पर सिमट जाएगी 2024 में। ये इसका संदर्भ है। और जब साल शुरू होता है तो ग्रोथ के आंकड़ों पर चर्चा करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। और वो चर्चा हम आपसे तिमाही आंकड़ों के आधार पर या सालाना या छमाही आंकड़ों के आधार पर तो करते आए हैं। जब GDP के लक्ष्य हमारे सामने आते हैं, GDP के नंबर्स हमारे सामने आते हैं। पर आज ये चर्चा थोड़ी बड़ी, थोड़ी ज़्यादा दिलचस्प और थोड़ी गहरी है, जिसे समझना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि अगले 3-4 साल, 5 साल में भारत में बहुत कुछ जो होगा उसका दारोमदार GDP और आर्थिक विकास दर पर है। पर शुभम ने कहा आंकड़े क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? दरअसल मैं अक्सर सोचता हूँ शुभम कि अगर आंकड़ों की सुनी जाती, अगर आंकड़ों के पास कोई जबान होती, आंकड़ों का कोई वकील होता, आंकड़ों के लिए कोई अदालत होती, तो वो दुनिया भर के अदालतों में जाके ये शिकायत जरूर करते कि लोगों का दिमाग उनके साथ हमेशा पक्षपात करता है। आंकड़ों के साथ लोगों का दिमाग, लोगों का मन, लोगों की मेमोरी हमेशा पक्षपात करती है। मतलब संवादों को, जुमलों को, वादों को, किस्सों को, कहानियों को, गानों को, नामों को जितनी मेमोरी नसीब होती है, आंकड़ों को चुटकुलों जितनी मेमोरी भी नहीं नसीब होती। हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में, हमारी स्मृतियों में आंकड़े टिकते नहीं। आंकड़े सबसे उपेक्षित व्यवस्था है, एक नॉलेज का वो सबसे उपेक्षित हिस्सा है जो आमतौर पर हमारे जहन में टिकता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि जो न्यूमेरोफोबिया है वो दुनिया का सबसे आम भय है। न्यूमेरोफोबिया मतलब आंकड़ों का डर है। 80% लोग ऐसा मानते हैं, मनोवैज्ञानिक शुभम, दुनिया में कि 80% लोग इस न्यूमेरोफोबिया के चपेट में रहते हैं। उन्हें आम समझ वाले लोगों को से छोड़कर आप बौद्धिकों तक की और बड़े विज्ञानियों तक की बात कर लीजिए, वह बहुत सारे से बौद्धिक भी, साहित्यकार भी, दार्शनिक भी, चिंतक भी इस न्यूमेरोफोबिया से ग्रसित होते हैं। आंकड़ा समझ पाना, आंकड़े को याद रख पाना, आंकड़े के आधार पर उसे समझ पाना, ये बहुत बड़े एक किस्म का
का आंतरिक भय है जो हमें मनोवैज्ञानिक रूप से जोड़ता है। इसलिए इतिहास बहुत दिलचस्प है किस्सों में, पर हम इतिहास को हमेशा संख्याओं के जरिए पढ़ने की कोशिश करते हैं और हमको लगता है कि वो संख्याएं उसमें आ जाती, नंबर्स आ जाते हैं जो हमारे लिए याद रखना मुश्किल हो जाता है। लोग पूरे पूरे गाने याद रख लेते हैं, पूरे पूरे सॉन्ग्स याद रख सकते हैं, पूरी पूरी कहानियाँ याद रख सकते हैं, लेकिन सामान्य संख्या आते ही उन्हें डर लगने लगता है, सामान्य हिसाब किताब में भी उन्हें डर लगने लगता है। और इसीलिए दुनिया में आंकड़ों पर इतने मजाक बनते हैं, डेटा पर, आंकड़ों पर इतने ज़्यादा मजाक बनाए गए हैं दुनिया भर के तमाम चुटकुले आंकड़ों के आसपास बनते हैं। उसकी वजह ये है, और इसीलिए नेता और अर्थशास्त्री बड़े बड़े आंकड़े उछालकर अपने ज्ञान का प्रभाव भी आप पे जमाते हैं। बड़ा आंकड़ा बता दिया, इतने हज़ार करोड़, इतने लाख करोड़, इतने करोड़, आप उनकी संख्याएं भी नहीं गिन पाएंगे, नंबर भी नहीं गिन पाएंगे, लेकिन आपको लगेगा कोई बड़ी बात है। जो समझ में नहीं आ रहा वो शायद ज़्यादा बड़ा होगा, ज़्यादा कठिन होगा। तो आंकड़े प्रभाव जमाने के लिए, डेटा पॉइंट बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि इनके जरिए आपको समझाया भले कुछ ना जा सके, लेकिन चौंकाया खूब जा सकता है। आपको सामने एक बड़ा नंबर रखकर आपको चौंकाया जा सकता है। लेकिन बहुत इसीलिए आंकड़े बहुत समय तक, लंबे समय तक हमारे जहन में नहीं रहते। आप इसको सुनते हुए अगर आप अपने दिमाग में याद करें तो आपको कोई बड़ा आंकड़ा पिछले 10-20 साल का याद नहीं आएगा, पॉपुलेशन का आंकड़ा आपको याद नहीं आएगा, भारत के आर्थिक विकास दर में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार कितना है वो आपको बहुत आसानी से याद नहीं होगा, बजट का आकार कितना है आसानी से याद नहीं होगा। इसीलिए कोई बड़ा आंकड़ा हमारे जहन में लंबे समय तक टिकता नहीं है। सामने तो होता तो हम उसे समझ लेते हैं, लेकिन हाल में एक आंकड़ा आया जो हमारे जहन से चिपक गया, एक ऐसी संख्या उभरी जिसको हमने हमारे पास लंबे समय तक अपने दिमाग में होल्ड करके रखा है। लोगों को पता चला कार्यक्रम में, जब हमारे पास नीचे लोगों के जवाब आते हैं, सवाल आते हैं, उनमें भी सवाल घूम करता, 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था कब तक, 5 ट्रिलियन होगा कि नहीं होगा, 5 ट्रिलियन का के साथ जुड़े हुए व्यंग्य हैं, लहजे हैं, मजाक हैं, हम कहाँ खड़े हैं इसे लेकर। तो ये जो 5 ट्रिलियन डॉलर की बात जिसका शुभम ने जिक्र किया, ये लक्ष्य था कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच जाएगी, जो अभी करीब 3 ट्रिलियन डॉलर है। इस आंकड़े को तय करने में महंगाई शामिल है, यानी भारत में जो महंगाई सहित विकास दर की बात की जाती है उसके आसपास की बातचीत है। आपको पता है कि जीडीपी के 2 हिस्से हैं, एक स्थायी मूल्यों पर और महंगाई मिलाकर की जाती है। तो 5 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य 2025 तक रखा गया था। ये आंकड़ा इस आंकड़े ने हमको इतना रोमांचित क्यों किया शुभम, इतना प्रभावित क्यों किया, क्योंकि अधिसंख्य भारतीयों ने इससे बड़ी संख्या नहीं सुनी थी। उनके जीवन में इससे बड़ी संख्या गुजरती नहीं उनके पास, उनके जीवन में उनके लिए सबसे बड़ी संख्या थी जो उन्होंने अपने आसपास सुनी थी। एक किस्म का लय था इस आंकड़े में, एक किस्म की कशिश थी इस आंकड़े में। बहुत बड़ा नंबर, 5 ट्रिलियन डॉलर बहुत बड़ा नंबर हमने सुना था, क्योंकि बड़ा होने की दृष्टि से भी अगर आप देखें ना तो ये भारत के बजट का 10 गुना है। इंडिया का जितना बजट है उसका 10 गुना ये आंकड़ा है। अगर आप आंकड़ों की तुलना करें भारत के शेयर बाजार में जितनी ट्रेडिंग होती है उसकी जितनी कीमत है उसका करीब 2 गुना है। जितना स्टॉक मार्केट का कैपिटलाइजेशन है उसका 2 गुना है। आंकड़ा 5 ट्रिलियन डॉलर का है। इतना तक तो हमें पता था 5 ट्रिलियन डॉलर का, लेकिन फिर वो न्यूमेरोफोबिया जो हमारे अंदर है, जिस संख्याओं का जो भय है, वो हमें टिकने नहीं देता। तो अगर आप रैंडम अपने से पूछने की कोशिश करें कि 5 ट्रिलियन डॉलर में जीरो कितने होंगे तो ये सवाल लगाना, अचानक इसका नंबर बता पाना मुश्किल होगा तुरंत कि 5 ट्रिलियन डॉलर में जीरो कितने। 5 ट्रिलियन डॉलर, रुपए को डॉलर में बदलना और उसके बाद ट्रिलियन डॉलर में देखना, इस पर कई किस्म के मजाक और व्यंग्य भी चलते हैं। और इसको रुपए में बदलने के बाद इसमें कितने शून्य लगाने होंगे, ये सवाल आप पूछिए किसी से तो वो बगलें झाँकने लगेगा, लैपटॉप उठाएगा या मोबाइल उठाएगा और वहाँ से संख्याओं को समझने की कोशिश करेगा। भारत मतलब लंबा हिसाब आप दूर तक ना जाएं, भारतीय रुपए में ये 5 ट्रिलियन डॉलर करीब 418 लाख करोड़ रुपए होगा। यानी 418 के बाद 12 जीरो लगाने पड़ेंगे तब ये संख्या हमारे सामने बनेगी। मगर अगर इतना हिसाब आप ना भी लगाएं तभी 5 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा हमारे जहन में पैबस्त है, कहीं चिपका हुआ है हमारे जहन में कि 5 ट्रिलियन डॉलर नाम का कोई लक्ष्य है जिसे भारत को हासिल करने की ज़रूरत थी। तो अब हमारे लिए सही समय है जब हम इस 5 ट्रिलियन डॉलर के ख्वाब की पैमाइश शुरू करें। हमें देखने की कोशिश करें कि 5 ट्रिलियन डॉलर नाम की अगर कोई मंजिल है और वो कहाँ है, उसके लिए कितना लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, उस रास्ते में मील के पत्थर कौन कौन से होंगे, भारत को क्या करना होगा इसे हासिल करने के लिए और कब तक ये हासिल हो पाएगी, और हासिल होते समय हमारी ज़िंदगी में क्या कोई बड़ा बदलाव दिखाई देगा। जब हम 5 ट्रिलियन डॉलर का एक ख्वाब पूरा कर चुके होंगे तो हम आज जहाँ खड़े हैं यहाँ से हमारी ज़िंदगी कितनी बेहतर हो जाएगी। हमारी ज़िंदगी का मतलब देश के असंख्य लोगों की 125 करोड़ों की ज़िंदगी में क्या कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा इस 5 ट्रिलियन डॉलर के
के लक्ष्य को हासिल करने के लिए। और ये मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी मंजिल, और कब और कैसे मिलेगी, हम आज इसी पर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये साल भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण साल होने वाला है। आप कह रहे हैं सर कि इस पैमाइश का सबसे सही वक्त यही है, इससे अच्छा समय नहीं हो सकता, ऐसा क्यों? इसकी वजह है, सबसे सही वक्त इसलिए है क्योंकि जो कोविड का उलटफेर था वो अपना पूरा चक्र खत्म कर चुका है। जो कोविड के दौरान उलटफेर आया था, भारत की अर्थव्यवस्था गर्त में गई थी, वहाँ गर्त से उभरने की कोशिश हुई और उभर कर वो बाहर खड़ी हो गई। 2020 और 21 में और 21-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में जो तेज विकास दर में गिरावट आई थी, मंदी आई थी, वहाँ से बाहर निकल कर अब हम समतल पर आ गए। अब जब ये 1 अप्रैल 2023 को जो साल शुरू हुआ, वहाँ हम गड्ढे से ऊपर कर जहाँ खड़े हो सकते थे वहाँ आकर खड़े हो गए। यानी जितना गड्ढा पीछे का था, जो नुकसान था वो हुआ, जो गया वो गया, गतम न किम शोचामि, और जो बचा उसे लेकर हम बाहर निकल आए। अब यहाँ से हमें अपनी मंजिल आगे नए सिरे से शुरू करनी होगी। और हम काफ़ी गहरे गड्ढे से निकले थे क्योंकि माइनस में ग्रोथ रेट चली गई थी, तो वहाँ से निकल कर ऊपर आकर हम अब समतल पर हैं। पीछे के बाद अब आगे की सफ़र शुरू करनी है। अब जो भी बचा था उसे समेटकर हमने देखा कि जितनी उनके पास ताकत थी भारत की अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में, शुभम, उन्होंने पिछले साल अपने दम पर जितना वो काम कर सकते थे किया। कृषि ने जितना कंट्रीब्यूशन करना था उतना कंट्रीब्यूशन कृषि ने किया, उद्योगों का जितना योगदान होना था उद्योग ने किया, सर्विसेज का जितना योगदान होना था सर्विसेज का था, कंपनियां जितने नौकरियां बचा पाई उन्होंने बचा कर कंपनी लोगों को रोजगार पर रखा, जो बंद हो गई वो बंद हो गई, जिन्होंने नौकरियां नहीं दी उन्होंने नहीं दी। जो भी उलटफेर हुआ था वो उलटफेर, वो जो पूरा तूफान आया था वो तूफान बैठ गया, सारी चीज़ें स्थिर हो गई। जो पेंट अप डिमांड जिसको हम कहते हैं कि लेटेंट डिमांड थी, छिपी हुई मांग थी, जो निकलनी थी वो भी निकलकर सब बराबर हो गया। अब हम हस्ब मामूल एक सामान्य परिस्थितियों में आ गए, जिसे आप अंग्रेजी में न्यू नॉर्मल या नॉर्मल परिस्थिति कहते हैं। यहाँ से बेस इफेक्ट का लोचा भी खत्म हो गया, जिसके बेस पर आप हिसाब लगाते हैं कि पिछले बार कम था तो इस बार ज़्यादा हो जाएगा, पिछली बार ज़्यादा था तो इस बार खत्म हो जाएगा। वो जो बेस इफेक्ट की सांख्यिकी गणना है वो भी यहाँ से खत्म हो जाती है। 2023-24 एक सामान्य वर्ष है फिलहाल अभी की परिस्थिति में। अब यहाँ वही परिस्थितियाँ जो हर साल आती रहती हैं, कभी सूखा है, कभी बाढ़ है, कभी चुनाव है, कभी राजनीतिक परिस्थितियाँ, डिसरप्शंस नहीं है, पैंडेमिक नहीं है। सामान्य रूप से हम उसी स्थिति में खड़े हुए। बाकी चीज़ें जो हमेशा कोविड से पहले होती रहती थी आती रही, जैसे एल नीनो हमारे लिए नया नहीं है, सूखा नया नहीं, सूखा पहले भी पड़ा, सूखा पड़ने की संभावना इस बार भी दिखती है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर हमें 6% की विकास दर का अनुमान मिल रहा है औसतन, जो IMF के बाद अब बहस में 6% से नीचे आ जाएगा, 5.5% के आसपास की बहसें शुरू होंगी। इसके आसपास ही कहीं आर्थिक विकास दर टंगेगी। अब यहाँ से आगे का सफ़र शुरू करना है। आप मान सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक गड्ढे में गिरी थी, वहाँ से आकर अब समतल सड़क पर खड़ी हो गई। अब उसकी दौड़ शुरू होती है, उसकी चढ़ाई शुरू होती है। वो तलहटी में है और मंजिल एक पहाड़ है जिसके ऊपर चढ़ना है। उस पहाड़ में बीच से वो नीचे तलहटी में जाकर गिरी थी और वहाँ से दोबारा रास्ता शुरू कर रही है। इसे समझने के लिए यह हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये जानें कि इस साल क्या होने वाला है। यानी हम जिस प्रस्थान बिंदु पर खड़े हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का अगर हम पर्वतारोहण की भाषा का इस्तेमाल करें, ट्रैकिंग की भाषा का इस्तेमाल करें, तो भारतीय अर्थव्यवस्था जिस बेस कैंप में खड़ी है उस बेस कैंप में क्या हो रहा है, उस बेस कैंप की परिस्थितियाँ क्या हैं, यहाँ से जो प्रस्थान बिंदु है अभी आज इस साल की परिस्थितियाँ क्या हैं, और इसके बाद वो मंजिल, जिस मंजिल का जिक्र हम लगातार पिछले कई सालों से सुनते आ रहे हैं, $5 ट्रिलियन की, वो मंजिल कब तक मिलेगी, कितनी दूर है, इसे हम नापने की कोशिश करेंगे। इस साल जब हमने आपको शुरुआत में बताया कि अप्रैल के महीने में जैसे ही साल शुरू हुआ, भारत के आर्थिक विकास दर के गिरने के आकलन आने लगे। अब ये चौंकाने वाली बात थी, जिस कोविड से उबरने के बाद भारत की आर्थिक विकास दर बढ़नी चाहिए थी, फिर अचानक गिरने के आकलन क्यों आने लगे। हमें तो लग रहा था सब ठीक हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी, इस बात की संभावनाएं बन रही थी। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में तो विकास दर उससे भी कम रह गई जो कोविड से पहले थी। कोविड के पहले के वर्षों में जो भारत ने अपनी आर्थिक विकास दर हासिल की थी, कोविड से उबरने के बाद उससे भी कम रह गई। सरकार ने भी मान लिया, घुमा फिरा कर दाएं बाएं करके अपने आर्थिक सर्वे में और अलग अलग बयानों में, कि 2024 का साल भारत के आर्थिक विकास दर के लिए 3 साल के सबसे ख़राब सालों में रहेगा। कोविड वाले वर्षों को अगर आप निकाल दें तो सबसे ख़राब साल रहेगा। ऐसा क्या है कि 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर में तेज गिरावट होने लगी। जब विकास दर में गिरावट और आंकड़े की बात करते हैं, बात आंकड़ों की है, तो इसे आंकड़ों में समझिए। भारतीय अर्थव्यवस्था को मिनिमम 130-135 करोड़ लोगों की ज़िंदगी को थोड़ा सा बेहतर चलाने के लिए 8-9% से कम की आर्थिक विकास दर से कम चलने वाला नहीं। 6% का मतलब हम इस आबादी में एक हाथ दूसरे हाथ का
का पोषण कर रहा है। हम जिस आर्थिक विकास दर पर खड़े होंगे, ये आर्थिक विकास दर तेज ग्रोथ, इनकम बढ़ाने के लिए, नई निवेश के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए पर्याप्त नहीं है। और इसलिए भारत ने जब भी आर्थिक उदारीकरण किया था, सुधार शुरू किए थे, तो लक्ष्य था 9% का और बढ़कर था 2.5 का। 2013-14 में हम भारत में ये मान रहे थे कि भारत में 2.5 की आर्थिक विकास दर की ज़रूरत होगी। 8-9% से तो कम पे काम चलने वाला नहीं, 7 तो के बिना तो चलना ही नहीं है। 7 से नीचे जाने का तो मतलब है कि हमारे लिए एज गुड एज स्लो डाउन है, ये हमारे लिए आर्थिक व्यवस्था का स्लो डाउन है। यहाँ 8-9% छोड़ दीजिए, 6% के लाले पड़े हैं। 7% और भी दूर है, 8-9% तो बहुत दूर की बात है। 9% की विकास दर का तो अब सपना ही नहीं दिखता, सरकारी संवादों में भी अब नहीं दिखता। 6% के भी लाले हैं, इस साल 6% से भी कम की विकास दर है। क्या वजह है कि रिजर्व बैंक से लेकर वर्ल्ड बैंक, IMF सबको लग रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इस साल सुस्ती और ज़्यादा गहर आएगी, जबकि कोविड के असर से निकलने के बाद अर्थव्यवस्था में और तेज़ी आनी चाहिए थी। कई सारी एजेंसियां मान रही हैं कि स्टैगफ्लेशन आने का डर है, यानी मंदी और महंगाई की जो सबसे खतरनाक जोड़ी वो हमारे सामने दिखाई देगी। अब आप चार्ट अपने सामने स्क्रीन पर देखिए। इस चार्ट के हिसाब से जो आकलन आपको पूरे साल का है, 2015 से लेकर और 2024 तक का जो अभी के आंकलन हमारे सामने जो दिखाई दे रहे हैं, इनमें आप अगर आंकड़े देखें तो कोविड के 2021 के साल को निकाल कर देख रहे हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे खराब साल, सबसे कमज़ोर साल होने वाला है 2015 के बाद, ऐसा दिख रहा है। जो कि अभी हम मान रहे हैं, अगर मानसून और युद्ध की संभावनाएं और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में गिरावट की संभावनाएं दिखती तो ये और नीचे आ सकता है। तो इस तस्वीर में आप देखें कि हम यहाँ खड़े हुए हैं, फिर यहाँ से हमारी उल्टी गिनती शुरू होती है कि हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने के लिए क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं। सर, महामारी के बाद जैसा आपने कहा कि ये कोविड आया, उसके बाद चीज़ें बहुत बदली, तो कैसे ऐसे परिवर्तन आए थे, कौन से ऐसे बदलाव थे जो आपको लगता है कि ये विकास दर को प्रभावित करेंगे? हाँ, वो इसी साल से है, और क्योंकि हम चूंकि नए सिरे से सफ़र शुरू कर रहे हैं, बेस कैंप में है चढ़ाई के, तो यहाँ जो बुनियाद इस साल रखी जाएगी 2023-24 में, जो बुनियादी है, मतलब नए सिरे से शुरुआत की जो बुनियाद रखी जाएगी, उसका असर हमें आने वाले 5 सालों में और इसके बाद के वर्षों में दिखाई देगा। इसलिए हमें ये समझना जरूरी है। अगले 1 साल के जो रिपोर्ट और आकलन आ रहे हैं, उनके मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था में सामान्य से कुछ दूसरे किस्म के बदलाव हो रहे हैं, अजीबोगरीब बदलाव हो रहे हैं। बराबर हमारी इकोनॉमिकम की चर्चाओं में, मनी 9 की चर्चाओं में आप GDP के अलग अलग हिस्सों के बारे में, इकोनॉमी के अलग अलग हिस्सों के बारे में, खपत, मांग, इन के बारे में चर्चाएं सुनते होंगे। ये उससे थोड़े से अलग किस्म के बदलाव हैं, थोड़े भीतर के पेचीदा बदलाव हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में भी सवाल है जो आपके दिमाग में भी होना चाहिए कि कोविड से उबरने के बाद दुनिया की, भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट क्यों आ रही, हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, हम संकट से तो बाहर निकल आए, फिर हम ढलान पर क्यों जा रहे हैं। भारत में पिछले 2-3 सालों में, 4 सालों में जितनी कोशिशें की गई, उनके नतीजे क्यों नहीं इस साल हमें दिख रहे हैं आर्थिक विकास दर के तौर पर। तो अब जो महामारी के बाद जो कमजोरियां आई हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति के जीवन के शरीर को बड़ा रोग लगे और उसके बाद जब वो उससे उबरने की कोशिश करे तो दूसरी समस्याओं का शिकार हो जाए, इसे आप भारतीय अर्थव्यवस्था का लॉन्ग कोविड कह सकते हैं, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था 2023-24 से के भीतर प्रवेश कर रही है। लॉन्ग कोविड का असर है, और वो जो पेचीदगी है उनकी जटिलता समझे बिना हमें नहीं समझ पाएंगे कि $5 ट्रिलियन का ख्वाब पूरा कैसे होगा और $5 ट्रिलियन का ख्वाब है कितनी दूर। दरअसल इस रास्ते की पैमाइश कितनी लंबी, इसे भी समझने के लिए हमें जानना ज़रूरी है कि, और इन्हीं से हमें यह भी पता चलेगा कि सरकार अपने मौजूदा संसाधनों में, कोशिशों में, संभावनाओं में, नीतियों में भारत की अर्थव्यवस्था को एक सम्मानित तेज विकास दर पर, जरूरी तेज विकास दर पर ले जाने की क्षमता रखती भी है या नहीं, या हम एक मध्यम अवधि के लिए मझोली और मझोली से कम की आर्थिक विकास दर वाले देश में बदलने वाले हैं, जहाँ पर 6% और 6.5% के आसपास की आर्थिक विकास दर रहेगी। ऐसे खपत को लें, हम लगातार चर्चा करते हैं, मांग को लें तो हम लगातार चर्चा करते हैं। अभी जो आकलन आए, चाहे वर्ल्ड बैंक का आकलन हो या IMF का आकलन हो, सबने बात की कि भारत में डिमांड नहीं रिवाइव हो रही, खपत नहीं आ रही है। खपत नहीं आएगी तो बाजार में मांग नहीं दिखाई देगी। हमें पता है कि भारत का खपत अधिकांशतः GDP पे आधारित है, 60% के आसपास का हिस्सा GDP में खपत का है, और अगर आम लोग खर्च नहीं करेंगे तो तरक्की आएगी नहीं। क्रिसिल का एक ताज़ा आकलन बताता है, दिलचस्प आंकड़ा, इसको ध्यान से समझना ज़रूरी है कि कैसे महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं अर्थव्यवस्था के भीतर, जो हमें बड़े आंकड़ों में, राजनीतिक भाषणों में, बजट में मेजे थपथपाते हुए किए जाने वाली घोषणाओं में नहीं समझ में आते। जब आप आंकड़ों के भीतर उतरते हैं तब आपको दिखाई देता है। क्रिसिल ने अपने एक ताज़े आकलन में बताया कि 2022-23 में भारत में प्राइवेट कंजम्पशन की खपत की दर 7.3% रही,
यानी जीडीपी की वृद्धि दर से ज़्यादा। यानी भारत की राष्ट्रीय आय, इनकम, उत्पादन जितनी गति से बढ़ा उससे ज़्यादा गति से भारत में खपत बढ़ी, 7.3% के बढ़ी। अब आप कहेंगे कि कहा तो जा रहा था कि खपत कम हो रही थी, नहीं, खपत की तो विकास दर जीडीपी से ज़्यादा रही। जीडीपी रहा 7% के आसपास, 7% से नीचे, और लोगों ने की खपत 7.3% के आसपास बढ़ी। लेकिन अब इसके भीतर का पेच देखिए, ये हुई सुर्खी, ये हुई हेडलाइन, इसके भीतर की पेच देखिए। इसके जब हमने खपत के आंकड़े को भीतर खोलकर देखने की कोशिश की तो इसमें अधिकांश डिमांड सर्विसेज से आई थी, उन सेवाओं से आई थी जो सेवाएं कोविड के दौरान बंद हो गई थी, जिसमें कुरियर थी, जिसमें कार की सर्विसिंग थी, जिसमें एजुकेशन था, जिसमें थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट था, जिसमें होटल थे, रेस्टोरेंट थे, यहाँ से आई। तो ये यहाँ पर एक किस्म से कोविड के दौरान जो नुकसान हुआ था, जो बचा था, उसे समेटकर सर्विसेज सेक्टर फिर खड़ा हुआ और वहाँ से डिमांड आनी शुरू हुई। लेकिन जैसे ही डिमांड आनी शुरू हुई वैसे ही महंगाई आ गई। उसी दौरान महंगाई ने दबोच लिया और पूरा साल महंगाई का, और अभी हम महंगाई में देख रहे थे। तो अब सर्विसेज ऐसी खपत की व्यवस्था जिसे आप टाल नहीं सकते। अगर बाइक है, ख़राब हुई है तो उसे सर्विस कराना होगा, अगर स्कूल की फ़ीस बढ़ी भी है तो उसे देना होगा, डॉक्टर के पास अगर डॉक्टर की फ़ीस बढ़ गई तो उसे पेमेंट करना ही होगा। तो सर्विसेज में जो मांग आई, उसके साथ सर्विसेज में जो इन्फ्लेशन आई, उसका असर हमें मैन्युफैक्चर्ड और ज़िंदगी को बेहतर बनाने की चीज़ों की खपत पर दिखाई देने लगा, और वहाँ से मांग टूटना शुरू हुई। कार, मकान, अच्छे मोबाइल फ़ोन, इनकी सबकी सेल्स में हमने तेज गिरावट देखी, बढ़ोतरी नहीं देखी। और इसमें भी जो बढ़ोतरी दिखाई दी वो हमें प्रीमियम लेवल पर दिखाई दी। इस बीच में एक और महत्वपूर्ण हिस्सा खपत को प्रभावित करने के लिए आ गया, वो कर्ज था। भारत में आमतौर पर महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, मकान और कारें कर्ज पर खरीदी जाती हैं। 80-90% परचेज लोन से आती है, कर्ज से आती। कर्ज की दरें दहाई के अंकों में पहुंच गई, 10%, 11% से ऊपर पहुंच गई। तो ज़िंदगी बेहतर करने वाली चीज़ों पर खर्च लोगों ने नहीं किया। मांग में जो मांग थी वो सेवाओं की बढ़ी हुई लागत पूरी करने के लिए की गई कि टीवी नहीं बदला जाएगा, फ़ोन नहीं बदला जाएगा, घर नहीं बदलेंगे, लेकिन अभी जो स्कूल की फ़ीस बढ़ी हुई है कोविड के बाद, इसका खर्चा उठा लिया जाए किसी तरह से। कर्ज नहीं लौटा तो मांग नहीं लौटी इन चीज़ों की, और इसने भारत में खपत का पूरा ढांचा बदल दिया। पिछले 2 साल में भारत के पूरे कंजम्पशन पैटर्न में बड़ा बदलाव हो गया। 2019 से पहले भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का, हाउसिंग का, ग्रॉसरीज की सेल्स अच्छे नंबर पर थी, बड़ी डिमांड आ रही थी। लेकिन 2019 के बाद उनकी डिमांड गिरने लगी। आप भारत की जो प्रमुख FMCG कंपनियां, उनके आंकड़े देखें, कार कंपनियों के आंकड़े देखें, तो उनके पास जो बड़े वॉल्यूम में ग्रोथ जहां से आती थी वहां से नहीं आ रही। लेकिन सर्विसेज कंपनी की ग्रोथ देखें तो वहाँ दिख रही है, आपको वहाँ पर मांग दिख रही है, खरीद दिख रही है, चाहे वो मोबाइल कनेक्शंस देखें या बाकी सर्विसेज को देखें। सस्ते मकान, कारें, बाइक नहीं बिक रहे हैं। महंगे अब इस साल क्यों भारत की आर्थिक विकास दर गिर रही है, उसका पहला जवाब यहीं पर छिपा हुआ है। महंगे कर्ज का असर इस वित्त वर्ष में और ज़्यादा गहराएगा, क्योंकि कर्ज बढ़ चुका है और जो ग्रोथ पिछले साल मिली थी, वो जो भी निकली थी वो ख़त्म हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। और इसलिए भारत की आर्थिक विकास दर को खपत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा ख़राब इस साल को माना जा रहा है। यानी जिस खपत को हमने पिछले साल एंजॉय किया था 7.3% की, वो भी ग्रोथ रेट डिमांड में इस साल हमें नहीं दिखाई देगी। ये बात अगर आप विश्व बैंक के आंकड़ों को खोलकर भीतर से पढ़ें, IMF के आंकड़े को पढ़ें, या बाकी एजेंसियां जो बता रही उनसे निकलकर दिखाई देता है। सर, आपने खपत की बात की। खपत निश्चित तौर पर GDP में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखता है, लेकिन खपत गांव से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा निकलती है। खपत की दृष्टि से गांव भी बहुत महत्वपूर्ण है। कमज़ोर मानसून है, अल्नीनो की संभावना है, आशंका है, इस बीच आपको गांव कैसे दिखाई दे रहे हैं? इस साल के आकलन में जो भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर जिस तरीके के चौंकाने वाले आकलन हमारे सामने आ रहे हैं, उसमें गांव की बड़ी भूमिका है। और ये भूमिका में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के सफ़र पर ले जाने भी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि गाँव ही वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही वो पहिए हैं जिस पर एक गाड़ी थोड़ी दौड़ेगी और तब आप $5 ट्रिलियन की मंजिल पा सकेंगे। ग्रामीण आय में उतनी बढ़ोतरी नहीं दिखी पिछले 2 साल में जितनी अपेक्षित थी। बावजूद इसके कि पिछले साल फसल अच्छी थी, मानसून ने थोड़ा बहुत परेशान किया। सामान्य तो मानसून भारत में नहीं होता, कुछ हिस्सों में सूखा था, बाढ़ थी, लेकिन उसके बाद भी भारत के अनाज उत्पादन में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई, रबी के मौसम में भी और खरीफ के मौसम में भी। इसके बाद भी ग्रामीण इलाकों में ना तो मांग वैसी दिखाई पड़ी, ना इनकम में वो बढ़ोतरी दिखाई पड़ी। जो आंकड़े हमें मिल रहे हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इनकम बढ़ोतरी के, वो बहुत उत्साहित नहीं करते। और यही वजह थी कि अर्थव्यवस्था खुल जाने के बाद, लॉकडाउन्स का युग खत्म हो जाने के बाद पूरे
24 महीने तक अर्थव्यवस्था में कामकाज होने के बाद भी ग्रामीण और शहरी इलाकों में बेरोजगारी की दर नहीं कम हुई, 7% और 8% के पास बनी रही। अब आप इस असंगति को समझिए। 2019 से पहले अर्थव्यवस्था जिस स्थिति में थी वहाँ बेरोजगारी की दर कम थी, लेकिन 2019 के बाद जब वो गड्ढे से निकलकर हम बाहर आए और इकॉनमी पूरी खुल गई तो बेकारी की दर और ज़्यादा बढ़ गई। इसका मतलब जो जॉब लॉसेस हुए थे वो रिकवर नहीं हुए, और जो नौकरियां गईं, जो रोजगार खत्म हुए, उनकी डिमांड मार्केट में वापस नहीं लौटी, और उसका असर हमें ग्रामीण इलाकों की इनकम में कमजोरी के तौर पर दिखाई दिया। शहरी उत्पादों में मांग, अब यहाँ आंकड़ा आप देखिए ध्यान से कि जो हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं वो मांग के बारे में क्या बता रहे हैं। शहरी इलाकों में उत्पादों में मांग नहीं, शहरी इलाकों में उत्पादों की मांग नहीं आ रही, सेवाओं की मांग ठीक है। शहरों में अगर आपको रहना है तो सर्विसेज का इस्तेमाल करना होगा, बिजली का बिल पे करना होगा, टेलीफोन का बिल पे करना होगा, वहाँ मांग ठीक दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप ग्रामीण इलाकों में देखें तो ग्रामीण इलाकों में सेवाओं की मांग में भी कमी आई है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बता रहे हैं, इस चार्ट को ध्यान से देखिए, दोबारा इस चार्ट को हम देखेंगे। रिजर्व बैंक के ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं कि खाद्य महंगाई बढ़ने के इस साल पूरे आसार हैं, इस बात की संभावना में दिखाई दे रही है। इसके बाद भी हमें रिजर्व बैंक कहता है कि उसकी महंगाई कम होगी, पर खाद्य महंगाई बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस अनुपात में कीमतें कम हो रही हैं शुभम, उस अनुपात में जीडीपी और मांग नहीं बढ़ रही है। और ये बात तो हमें जब आईएमएफ का ताज़ा आकलन आया तो उसमें भी दिखाई दिया। आईएमएफ ने कहा कि भारत की आर्थिक विकास दर भी गिरेगी और भारत में महंगाई भी गिरेगी। अब ये दोनों चीज़ें असंगतिपूर्ण हैं कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था में महंगाई ही मांग को ख़त्म कर रही है और रिजर्व बैंक भी ये मान रहा है कि भारत की महंगाई दर इस साल कम हो जाएगी, तो फिर जीडीपी में बढ़ोतरी क्यों नहीं दिख रही, जीडीपी में मांग में बढ़ोतरी क्यों नहीं दिखाई दे रही। अगर हम मान लें कि महंगाई में कमी रुक जाएगी तो फिर ब्याज दर में बढ़त भी रुक जाएगी, जैसा कि रिजर्व बैंक ने अभी कहा। तो इसका मतलब ये है कि इस महंगाई घटने के बाद, ब्याज दरों में कमी के बाद भी भारत को 6% की विकास दर के लाले पड़ेंगे। इस बार 6% की आर्थिक विकास दर भी नहीं आएगी, और यही वो पेचीदगी है जो हमें भारतीय अर्थव्यवस्था में इस साल दिखाई दे रही है। सर, इस गुत्थी को थोड़ा सुलझाइए। जो आपने कहा कि महंगाई भी गिरेगी लेकिन उसके बाद भी विकास दर नहीं बढ़ेगी, ऐसा होगा क्यों? जवाब इसका कहीं और छिपा है। भारत की आर्थिक विकास दर को कमजोर करने वाले या 6% से नीचे रखने वाले कारक भारत से ज़्यादा विदेश से आ रहे हैं, विदेशी अर्थव्यवस्था से आ रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में मांग में कोई बड़े विस्फोट की उम्मीद नहीं, क्योंकि इनकम्स नहीं बढ़ रही हैं, इसलिए भारत की निर्भरता विदेश पर ज़्यादा होगी। आप चाहे कितनी भी स्वदेशी की चर्चा कर लें, बाकी चीज़ें कर लें, पर भारत की विकास दर विदेश की अंतर्राष्ट्रीय विकास दर पर, दुनिया के बाज़ारों में मांग पर और ग्रोथ पर निर्भर है। और अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ेगी तो भारत की विकास की रफ्तार उससे ज़्यादा तेज़ी से गिरेगी। ये आंकड़े हमारे पास इसके उपलब्ध हैं। एक चार्ट देखिए, जब आपको दिखाई देगा कि एडवांस इकोनॉमीज में दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास दर का इतना करीबी असर किसी देश की एक आर्थिक विकास दर पर नहीं पड़ता होगा जितना भारत पर पड़ता है। इस चार्ट को 1980 से लगातार देखिए। जैसे जैसे दुनिया की अर्थव्यवस्था में विकास दर बढ़ती है, भारत की अर्थव्यवस्था में विकास दर बढ़ती है। दुनिया अगर तेज दौड़ेगी तो हम भी तेज दौड़ पाएंगे, और दुनिया गिरेगी तो हम उससे ज़्यादा तेज़ी से गिरेंगे। इस चार्ट को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड भारत के लिए, भारत सोलो अकेले दुनिया की अर्थव्यवस्था की विकास दर से अलग ग्रोथ नहीं कर सकता। हम अपने आप को अलग रखकर तेज़ी से ग्रो नहीं कर सकते। पिछले वित्त वर्ष में भारत का जीडीपी करीब 3.4 ट्रिलियन डॉलर रहा, नॉमिनल जीडीपी, जिसको हम महंगाई जोड़कर हिसाब लगाते हैं। इसके अनुपात में, ये आंकड़ा समझना ज़रूरी है, इसके अनुपात में भारत का विदेश व्यापार में आयात और निर्यात दोनों शामिल हैं, जिसमें मर्चेंडाइज और सर्विसेज का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों शामिल है, जिसे हम ट्रेड टू जीडीपी रेशियो कहते हैं, टीजीआर बोलते हैं। ये टीजीआर 47% था भारत के जीडीपी के अनुपात में, जो कि नॉमिनल रेट पर 3.4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास के। 1990-91 से ये अनुपात लगातार बढ़ रहा है। 2011 से 2014 के बीच अनुपात 56% पर था, 56% पर था, यानी लगभग भारत के जीडीपी के अनुपात में 50%, जिससे आधा हिस्सा ट्रेड जीडीपी रेशियो का था। लेकिन ग्लोबल अर्थव्यवस्था से भारत का रिश्ता पिछले दिनों में टूटा, और इसलिए भारत में ये रेशियो अब 47% पर आ गया, 50% से नीचे आ गया। और ये एक बड़ा फैक्टर है जो भारत की आर्थिक विकास दर की डोर को पीछे खींच रहा है, अब नीचे खींच रहा है। निर्यात के मामले में भारत की स्थिति ज़्यादा जटिल है। निर्यात के मामले में भारत का
के वस्तु निर्यात में इस आंकड़े को देखें तो आपको पता चलेगा कि भारत का जो वस्तुओं का निर्यात है, जो मर्चेंडाइज और गुड्स का निर्यात है, उनमें विकसित अर्थव्यवस्थाओं का हिस्सा करीब करीब 45% दिखाई देता है। 45% हिस्सा उन इकोनॉमीज़ का है जिन इकोनॉमीज़ की डिमांड के बेस पर हमारे यहाँ उत्पादन होता है और वहाँ की मांग के आधार पर हम अपना निर्यात करते हैं। इसमें भी यूरोप और EU करीब 72% का हिस्सा रखते हैं। यूरोपियन अर्थव्यवस्थाएं और अमेरिका की अर्थव्यवस्था का हिस्सा 72% है। इन अर्थव्यवस्थाओं में सुस्ती है, महंगाई का असर है, ब्याज दर की महंगे होने का असर है और इसलिए IMF ने 1991 के बाद दुनिया में सबसे कमज़ोर ग्लोबल विकास दर का आकलन किया है। अभी आंकड़ा आया हाल फिलहाल में ही, जिसमें IMF ने कहा कि दुनिया में सबसे कमज़ोर ग्लोबल विकास दर होगी, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में विकास दर होगी दुनिया में जो 1991 का सबसे कमज़ोर होगी। WTO का मानना है कि ग्लोबल ट्रेड में में गिरावट आएगी विकास दर में और भारत की समस्या यहीं से शुरू होती है। भारत के आर्थिक विकास दर की समस्या की जड़ यहाँ पर है। भारत की जो चुनौती है वो ये कि जो $5 ट्रिलियन का ख्वाब है या तेज विकास दर की जो संभावनाएं हैं, उसका आयात निर्यात अपने पिछले शानदार अतीत की तुलना में बहुत कमज़ोर है। जो हमने पिछले दिनों में जो भारत के पिछले दशकों में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में तेज ग्रोथ देखी थी, वो ग्रोथ हमें अब इस समय दिखाई नहीं देती। 2013-14 में शुभम भारत का एक्सपोर्ट टू GDP रेशियो 26% था, यानी GDP के अनुपात में निर्यात 26% थे, जो अब घट के 20% से नीचे आ गए, जबकि हम $400 बिलियन के रिकॉर्ड एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। यानी भारत की अर्थव्यवस्था में GDP जितना बढ़ा उस अनुपात में निर्यात नहीं बढ़े हैं और इसलिए हमें भारत की अर्थव्यवस्था में जो दो बड़े इंजन हैं ये आंकड़ा आप देखें जो जिसका जिक्र अभी हमने किया था कि भारत के ग्रोथ में हिस्सा, भारत के निर्यात ग्रोथ में कैसा हिस्सा है अलग अलग दुनिया के देशों का। तो भारत के निर्यात ग्रोथ में मर्चेंडाइज ट्रेड में यूरोप और US का सबसे बड़ा हिस्सा, और इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं में सुस्ती और मंदी जिसकी संभावना जाहिर की जा रही है उसका असर इसमें दिखाई पड़ेगा, जिसका जिक्र हमने पहले किया था। ये आंकड़ा चार्ट यहाँ पर हम आपको दोबारा दिखा रहे हैं। भारत में निवेश के लिए दो में से एक इंजन तो चलना जरूरी है। अगर दोनों चलें तभी भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से दौड़ेगी। एक इंजन है ये तो भारत में भरपूर घरेलू खपत हो, बहुत ज़्यादा घरेलू खपत हो, लोग खर्च करें, उनकी इनकम बढ़े, लोगों की सैलरीज 12-15% बढ़ें, महंगाई की दर 5% से नीचे रहे, चारों तरफ अमन चैन हो, शांति हो, पैसे आते रहें, डिमांड बढ़ती रहे, दुनिया की कंपनियाँ अपने देश छोड़ के यहाँ काम करना शुरू कर देंगी, यहाँ बिजनेस करना शुरू करेंगी। ऐसा होता रहा था पहले। और दूसरा ये है कि निर्यात की मांग आना शुरू हो, यानी फैक्ट्रियाँ ऐसा सामान बनाएं जो यूरोप के, अमेरिका के, चीन के, अफ्रीका के और एशिया के बाज़ारों में बिकना शुरू करें। इस साल ये दोनों इंजन बैठे हुए हैं और इसलिए भारत में महंगाई कम भी हो जाए तब भी भारत के आर्थिक विकास दर में बढ़ोतरी की संभावना नहीं दिखाई दे रही। सरकार चाहे जो दुहाई दे इस साल कोशिश करे, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कंपनियों की इस बार चिंता यह है कि जो उनका महंगा कर्ज है, जो उनके बैलेंस शीट पर असर डाल रहा है, उसे वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। कर्ज को चुकाने की कोशिश की जाएगी। कंपनियों के पास दबाव है, बैंकों के स्तर पर भी कई तरीके के दबाव दिखाई दे रहे हैं और दुनिया में महंगी पूंजी के कारण जो असर हमें शेयर बाजारों पर दिखाई देता है वो हमें इस साल दिखाई दे रहा है। जनवरी से इससे ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो रही है तो भारत के शेयर बाजारों पर उसका असर दिख रहा है। तो सर ये आपने कहा कि दोनों इंजन धुआं दे रहे हैं, अगर ये दोनों इंजन धुआं दे रहे हैं तो आम आदमी फिर क्या करे? संकेत है कि दोनों इंजन फिलहाल धुआं दे रहे हैं, तो इस साल रोजगारों और कमाई को लेकर हालत पिछले साल से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। इसलिए थोड़ा अपने आप को महंगाई भी होगी, रोजगारों में बढ़ोतरी भी सीमित होगी। देखिए भारत के सबसे अच्छे पे मास्टर्स जिनको IT कंपनियां कहा जाता है, उन्होंने अपने नतीजों के साथ संकेत दिया कि 5 से 10% भी वो तनख्वाहें नहीं बढ़ा पाएंगे इस साल, मैक्सिमम 8% की बढ़ोतरी कर पाएंगे, जबकि महंगाई की दर 7% के आसपास है। सरकार के आंकड़ों में महसूस होने वाली महंगाई उसकी 2 गुनी है, 3 गुनी है। तो जो भारत के सबसे अच्छे पे मास्टर हैं जिनको IT सेक्टर कहा जाता है, वो भी ब्याज अब तनख्वाहें बढ़ाने की परिस्थिति में नहीं, तो वेतनों में बढ़ोतरी इंक्रीमेंट्स के लिहाज से ये साल कमज़ोर रहेगा और महंगाई और लागत के आधार पर भी, रोजगारों के आधार पर भी कमज़ोर रहेगा। इसलिए संभल के चलें। फ़ायदा एक ही जगह है कि जब तक ब्याज दरों में कमी ना शुरू हो जाए, ऊंची ब्याज दर का फ़ायदा लें और जब जितनी बचत कर सकते हैं इस समय ब्याज दरों की, ऊंची ब्याज दरों का फ़ायदा उठाकर उसमें बचत करें। सर फीता तो सही नहीं कटा, मतलब कि साल पहला तो सही नहीं रहा। तो अगले 5 साल की बात करें या $5 ट्रिलियन वाली बात पर अगर हम वापस लौटे तो अगले 5 साल अब आपको कैसे दिखते हैं? अब दूसरी मंजिल है। इस साल का जो माहौल है, जो हमने आपको बताया कि जहाँ से ये पूरा कार्यक्रम शुरू होगा सफ़र का, उस वहाँ का क्या माहौल है। अब हम 5 साल की बात करते हैं। 3 साल बेहद उठापटक भरे थे। अर्थव्यवस्था ने बिल्कुल स्विंग किया, एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच गई। अगले 5 साल में 2024 से 2028 में क्या होगा, क्योंकि
23-24 का जो साल है वो भारत के लिए चुनाव का भी 2023-24 के बाद चुनाव का भी साल है भारत के आम चुनाव का साल है। 2024 से 28 में भारत के आर्थिक विकास दर को लेकर तमाम सवाल हैं। अभी हमारे पास 5 साल के आकलन आना शुरू नहीं हुए हैं। अगले साल के लिए IMF ने अपने ताज़ा आकलन में कहा भारत की आर्थिक विकास दर 2025 में 6.1% रहेगी। कुछ लोगों का कहना है 6.2% रहेगी। अति उत्साही आकलन भी 7% 2001 में भी कोई नहीं कह रहा है, 2022 में भी कोई 7% की आर्थिक विकास दर का आकलन नहीं कह रहा है। तो ये माना 6 से 6.5% के आसपास 2025 की आर्थिक विकास दर के आकलन आ रहे हैं। ये जवाब, इस सवाल का जवाब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 12 महीने में ज़िंदगी में कुछ ना बदले पर 5 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। 5 साल में हमारी ज़िंदगी में बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं 5 साल बाद उनको नौकरी की ज़रूरत होगी, जो बाज़ारों में दुकानें खुल रही हैं उन्हें मांग की ज़रूरत होगी, जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है सड़क बनाने में, पुल बनाने में, फैक्ट्री बनाने में, मॉल्स खोलने में, उनमें जो पैसा लगाया गया उसके कर्ज चुकाने होंगे तो उनमें वापसी की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए हमें जानना ज़रूरी है कि 5 साल परिस्थिति यहाँ से कैसी रहने वाली, जो सफ़र दोबारा शुरू हो रहा है। सरकार इसका खुलकर जवाब नहीं देगी। सरकार अब लॉन्ग टर्म के लक्ष्यों पर उतनी कम चर्चाएं नहीं करती हैं, लेकिन जिन्हें इसका जवाब चाहिए, बहुतों को इसका जवाब चाहिए, उन सबको जवाब चाहिए जो इस साल ग्रेजुएशन करके निकले हैं और किसी पढ़ाई में जा रहे हैं और उनको 5 साल बाद नौकरी चाहिए, उनको चाहिए जो निवेश लेकर भारत में आ रहे हैं, उनको चाहिए जिन्होंने शेयर बाजार में स्टॉक खरीद रखा है, उनको चाहिए जिन्होंने म्यूचुअल फंड में निवेश कर रखा है। उन्हें इस सवाल का जवाब चाहिए कि अगले 5 साल बाद, 5 साल के भीतर भारत की आर्थिक विकास दर का होने वाला क्या है, कैसी विकास दर रहेगी, क्योंकि उनकी योजनाएं इस पर निर्भर हैं। उनकी लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि उनकी पूंजी पर कितना रिटर्न होगा, और जो सीधे सीधे हमें इस पर केंद्रित है कि भारत 5 साल में कैसे ग्रो करेगा। क्रिसिल की एक ताज़ा रिपोर्ट आई जिसने 5 साल का पहला आकलन हमारे सामने पेश किया और तथ्य और फैक्ट्स के आधार पर दिया, जिसे जानना हमारे लिए ज़रूरी है। क्रिसिल का ये मानना है कि अगले 5 साल में भारत की औसत विकास दर 6.8% रहेगी। औसत विकास दर यानी 2024 से 2028 के बीच 7% से नीचे रहेगी, 6.8% रहेगी। और जो कोविड के पहले के 5 साल 2016 से 2020 के लगभग बराबर है, यानी 2016 से 2020 के बीच में भी हम 6.7 से 8% की दर से ग्रो कर रहे थे, और कोविड के बाद भी हम इसी दर से ग्रो करेंगे। तो अगर आप इनकम के स्तर पर देखें और मान लें कि 3 साल आप निकाल दें हिसाब में से, तो अगर आप 6.7 आपकी इनकम 2016 से 2020 के बीच में थी, तो 6.7 ही आपकी इनकम 2024 से 2028 के बीच में होगी। 3 साल के इस गड्ढे को आप वापस निकाल दें। 7 और 8 तो नहीं होगी, 7 और 8 की तो बात कहीं नहीं हो रही, 8 तो बहुत दूर की बात है, 7 की विकास दर भी नहीं होगी। 2.5 की उम्मीद तो फिलहाल अभी भारत में नहीं है, डबल डिजिट की विकास दर की उम्मीद नहीं है। और यही हमारी चिंता शुरू होती है, यही हमारी चुनौती शुरू होती है, क्योंकि ये जो विकास दर का आकलन 5 साल के लिए क्रिसिल से आया है, और अभी जो आकलन आए हैं 2025 के 2026 के, वो भी 6.1 से 6.5% के आसपास हैं। ये भारत की एक बहुत बड़ी आबादी को मध्य वर्ग के दायरे में पहुंचाने के लिए कतई पर्याप्त नहीं है। एक बहुत बड़ी आबादी जिसे आपको अगले 5 साल में निकाल कर निम्न मध्यम वर्ग से या निम्न वर्ग से मध्य वर्ग में लाना होगा, तभी वो डिमांड आएगी, तभी वो ज़िंदगियाँ अच्छी होंगी, तभी वो जीवन स्तर अच्छा होगा। उसके लिए 6.8% की ग्रोथ रेट बिल्कुल पर्याप्त नहीं है किसी भी परिस्थिति में, इस सिचुएशन में जबकि भारत की महंगाई दर 5 से 5.5-6% के आसपास बनी रहेगी। अगर महंगाई की दर और ज़्यादा होती तो चुनौतियाँ दूसरी तरीके की होंगी। क्रिसिल ने इसमें भी एक बड़ा राइडर डाल दिया है टर्म्स एंड कंडीशन सप्लाई या एस्टेरिक लगा दिया है, वो भी इस शर्त पर 6.8% होगी। ये ध्यान रखिएगा, जब मौसम कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। अगर इस साल मौसम ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया, मानसून खराब हुआ, आंशिक रूप से भी सूखे की संभावना दिखाई दी, जैसा कि 2014 में हमने या 2009 में देखा था, दुनिया में कोई बड़ा कर्ज संकट ना आ गया, पुतिन जैसा कोई पर दोबारा युद्ध छेड़ने को तैयार ना हो गया, अमेरिका में एक अचानक बैंक ना डूबने लगे, यूरोप में कोई बैंकों का बड़ा संकट नहीं है, ये सारी चीज़ें आप नहीं कह सकते, ये हो सकती हैं, इनकी संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। तो फिर तो 6% भी कठिन है, तब तो हम 6% तक भी नहीं पहुँच पाएंगे। इन डिसरप्शंस को, अगर ये सब कुछ अच्छा चलता रहा, सब कुछ ठीक चलता रहा जैसा अभी चल रहा है, इससे ज़्यादा ख़राब परिस्थितियाँ नहीं बनी, तो ये विकास दर 7% से नीचे 8% रहेगी। बचत और निवेश के आंकड़े भी हमारे पास आए जो अगले 5 साल के लिए ज़रूरी हैं। इंडिया रेटिंग्स का एक नंबर हमारे पास आया जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। इंडिया रेटिंग्स ने बताया कि भारत को 8% की विकास दर के लिए सतत आधार पर, सस्टेनेबल आधार पर जीडीपी के अनुपात में 35% की
निवेश दर और 35% की बचत दर चाहिए। मौजूदा परिस्थिति में जो भारत में लोगों की कमाई की स्थिति है, उनकी आय में गिरावट की स्थिति है, ये दर 30% से भी कम है, 30% से नीचे है। यानी 8% की विकास दर के लिए हमारे पास डिमांड और सेविंग दोनों में कमी है, ना तो उतनी डिमांड है और ना उतनी सेविंग उपलब्ध है। सर, तो ये सारे आंकड़े बटोर के अगर मेज पे रख लें तो फिर $5 ट्रिलियन पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे? $5 ट्रिलियन वही हमारा सवाल था, क्योंकि यही सबसे बड़ी संख्या है जिसका आकर्षण हम 2025 के लक्ष्य के आधार पर ले रहे थे। $5 ट्रिलियन का ख्वाब क्या है और वो कहाँ तक पहुँचेगा, ये आंकड़ा भी हमारे पास अब उपलब्ध हो गया है, जो हमें बता रहा है कि कोविड से पहले सरकार ने रखा था कि 2025 तक ये लक्ष्य हासिल हो जाएगा, लेकिन 2025 वाला लक्ष्य तो नहीं मिल सकता, क्योंकि बीच में कोविड आ गया। तो हमें मान सकते हैं कि वो सामूहिक रूप से संकट था, तो इस लक्ष्य को आगे बढ़ाया ही जाना था। लेकिन इससे पहले ये चार्ट देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, इस चार्ट को ध्यान से देखिए, और हम अपने जो प्रोड्यूसर हैं मनोज भाई, उनसे कहेंगे इस चार्ट को थोड़ी देर रोकें, ताकि आप इसे ध्यान से देख सकें कि भारत की अर्थव्यवस्था ने लिबरलाइजेशन के बाद, उदारीकरण के बाद, 1991-92 के बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर कैसे रिएक्ट किया है, और हम कैसे अलग अलग एशिया की फाइनेंशियल क्राइसिस, जब ग्लोबल बूम आया इन्वेस्टमेंट का, जब डिमांड का रिवाइवल इंडिया में शुरू हुआ, जब फाइनेंशियल सेक्टर का मेल्टडाउन 2008-9 में आया, उस परिस्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था ने कैसा प्रदर्शन किया है। इसलिए जो क्रिसिल का कहना है कि 6.8% की विकास दर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था घटनाक्रम से बंधी हुई होगी, वो इसका प्रमाण है। ये चार्ट देखिए कि जैसे जैसे दुनिया में जो होता है हम उसी तरह से ग्रो कर रहे हैं उन घटनाक्रमों के साथ में। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य तय करने में अब से आता है सबसे बेहद दिलचस्प और पेचीदा मामला। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की मंजिल तक जाने के लिए 2 फैक्टर महत्वपूर्ण हैं, जिनके आधार पर हम इसे पैमाइश कर सकते हैं, नाप सकते हैं। पहली चीज़ है महंगाई और दूसरा है रुपए की कीमत, क्योंकि ये $5 ट्रिलियन है, 5 ट्रिलियन रुपये नहीं है, तो आकलन $5 ट्रिलियन में किया जाना है, डॉलर के हिसाब से किया जाना है। अब अगर ये $5 ट्रिलियन का लक्ष्य महंगाई सहित है शुभम, जो कि है, क्योंकि हम 3.4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, इस समय महंगाई के आधार पर जो भी 7% के आसपास की महंगाई, उसको देखते हुए हमारे पास जो वास्तविक जीडीपी दर है वो कम है, महंगाई को मिलाने के बाद वो बढ़ जाती है। तो भारत की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट को हमें करीब से देखना ज़रूरी है, क्योंकि उसके आधार पर हम इस लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करेंगे। आने वाले वर्षों में भारतीय मुद्रा का जो अवमूल्यन होगा वो भी इस लक्ष्य को तय करने में हमारी मदद करेगा या बताएगा, क्योंकि डॉलर्स में है, तो भारत का रुपया जितना कमज़ोर होगा, डॉलर जितना मजबूत होगा वो पैमाना भी इस लक्ष्य को हासिल करने में लागू होगा, क्योंकि आप मूल्यांकन उसमें कर रहे हैं। और दिलचस्प स्थिति यह है कि कोविड के झटके के बाद, कोविड में अर्थव्यवस्था को लगे नुकसानों के बावजूद अर्थव्यवस्था में भले ही मांग उतनी ना बढ़ी हो, लेकिन रुपए के अवमूल्यन ने और महंगाई ने अर्थव्यवस्था के आकार को बढ़ा दिया। तो अगर आप डॉलर टर्म्स में भारत की अर्थव्यवस्था को देखें तो डॉलर टर्म्स में भारत की अर्थव्यवस्था 2016 में जितनी थी उससे काफ़ी बड़ी हो गई, क्योंकि रुपया अब 82-83 से ऊपर आ गया, कमज़ोर होते हुए उस समय 70 और 75 के आसपास था। महंगाई की दर तेजी से बढ़ी, तो इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था में लोगों की जिंदगी बेहतर नहीं हुई, लोगों की खपत नहीं बढ़ी, कमाई नहीं बढ़ी, पर अर्थव्यवस्था का जीडीपी अपने आप फैलकर बड़ा होता चला गया। इसलिए आप देखिए हाई इन्फ्लेशन के बेस पे अगर आप देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के ट्रैक पर हमें दिखाई देती है कि जाती दिखाई दे रही। अगर आप ध्यान से देखें कि कोविड से पहले और कोविड के बाद के आंकड़ों को देखें तो जो नॉमिनल जीडीपी है वो 2011 से 2020 में 12.2% के आसपास था, 21-22 के बीच में भी 11% के आसपास है, जबकि जीडीपी माइनस हुआ था, गिरा था। अगर आप रियल जीडीपी देखें तो उसमें बड़ा फर्क दिखता है, आधा है वास्तविक जीडीपी, जहां जो कि हमारी इनकम को रिफ्लेक्ट करता है। डॉलर देखें, डॉलर के वैल्यूएशन को देखें, जीडीपी का डिफ्लेटर देखें और बाकी फैक्टर्स को देखें, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में आकार भारतीय अर्थव्यवस्था का बड़ा हुआ। राजनीतिक रूप से इसे बताने के लिए कि भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन हो जाएगी, हम अच्छा है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि वास्तविक जीडीपी से निकल रही है या रुपए की कमजोरी से निकल रही है और महंगाई से निकल रही है।
इसलिए हमें संतुलित जीडीपी दर समझना ज़रूरी है ताकि हम समझ सकें कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का ख्वाब पूरा होने के बाद लोगों की ज़िंदगी में क्या बदलाव होगा। और इसमें ये संतुलन इसलिए ज़रूरी है जिससे कि हम महंगाई और कमज़ोर रुपए के कारण अर्थव्यवस्था के आकार में जो बढ़ोतरी आती है वो लोगों की ज़िंदगी को कमज़ोर करती है, अच्छा नहीं करती। रुपया कमज़ोर होने का मतलब आपका आयात महंगा होना, और आयात महंगा होने का मतलब है कि आपकी प्रतिस्पर्धात्मक में कमजोरी आना और लागत बढ़ना, और महंगाई बढ़ने के कारण अर्थव्यवस्था के आकार में हुआ बढ़ोतरी आपकी जेब में आए ज़्यादा पैसे से में रिफ्लेक्ट नहीं होती, आपकी जेब में, आपकी कमाई में उतनी बढ़ोतरी नहीं दिखाई देती। तो मतलब ये कि लागत और महंगाई ऊंची रहेगी, ब्याज दरें ऊंची रहेंगी। जो वास्तविक जीडीपी की विकास दर है, हमारी आपकी ज़िंदगी की कमाई में जो बढ़ोतरी होने वाली है, और जो विनिमय दर है, जो भारत के रुपए की एक्सचेंज रेट है, इनके बीच का संतुलन अगले 3-4 साल में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है भारत की आर्थिक विकास दर को आकलन पर। क्रिसिल का मानना है कि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में जो मौजूदा परिस्थिति है वही बनी रहती है, महंगाई भी इसी दर से बढ़ती रहती है, रुपए में जो सालाना अवमूल्यन की दर है वो बनी रहती है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था अगर 6.8% की दर से अगले 5 साल में बढ़ती है, 3-4 पैमाने हैं जिनको हम समझ लें तो हमें समझ में आएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था 6 से 6.8% की दर से बढ़ती रहे अगले 5 साल में, कोई बड़ा डिस्रप्शन नहीं आए, कोई बड़ा संकट नहीं आए, मानसून सूखा ये नहीं आए, रुपए का सालाना 2% की दर से अवमूल्यन होता रहे, 2% की दर से रुपया गिरता रहे, और महंगाई 5% कम रहे, तब अगले 5 साल में भारत की महंगाई सहित विकास दर 11% रहेगी। अब इसमें बड़ा कैवेट है कि 5% से कम महंगाई रहेगी कि नहीं रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो भारत की 11% की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रहेगी, और अगर 11% की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रहेगी तो भारत 2029 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यानी हम यहाँ खड़े हैं वहाँ $5 ट्रिलियन पर पहुँच जाएंगे, कमज़ोर रुपए और भारी महंगाई के साथ। लेकिन यहाँ भी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हैं, ये वैधानिक चेतावनी जरूर ध्यान में रखिए कि अगले 5 साल में सबसे महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिए, अगले 5 साल में भारत की अधिकांश विकास दर पूंजी से और प्रोडक्टिविटी बढ़ने से आएगी। इसमें लेबर का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, श्रमिकों का योगदान बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो ताजे आंकड़े में पूंजी से की बढ़ोतरी से, ये देखिए आंकड़ा आपके सामने जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है, क्रिसिल ने किया है कि जो कैपिटल और प्रोडक्टिविटी है वो अगले 5 साल में उत्पादकता कैसे बढ़ेगी, एआई आएगा, टेक्नोलॉजी आएगी, नई तकनीकें आएंगी, नौकरियां जाएंगी, उनकी जगह कंपनियां तकनीकी सिस्टम्स लगाएंगी, उत्पादकता वहाँ से बढ़ाने की कोशिश करेंगी, और पूंजी के सहारे उत्पादकता बढ़ेगी। इसके जरिए रोजगार नहीं बढ़ेंगे, इसके जरिए नए रोजगार नहीं आपके सामने दिखाई देंगे। क्रिसिल का मानना है, जो आकलन क्रिसिल का डेटा हमारे पास है वो बता रहे हैं कि भारत में करीब करीब अगले 1 साल में 10 करोड़ लोग रोजगार के बाजार में होंगे, लेकिन उनमें 80% लोग ऐसे होंगे जिनके पास कोई स्किल नहीं होगा, जिनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, जिनके पास अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं होगी अगले 10 साल में। जबकि भारत के अधिकांश उद्योग कोविड से सबक लेने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नई तकनीकों की तरफ जा चुके होंगे, बाजार में अधिग्रहण हो चुके होंगे, बाजार में जो डेवलपमेंट और ग्रोथ का प्रोसेस है वो बदल चुका होगा। तो $5 ट्रिलियन की कमाई की मंजिल तो हमारे पास आएगी 2029 तक। रुपए में और कमजोरी होगी तो और जल्दी आ जाएगी, महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी तो और जल्दी आ जाएगी, लेकिन ये रोजगार और कमाई में बढ़ोतरी लेकर आएगी, इस पर गहरा संदेह है। तो हम तो $5 ट्रिलियन के आंकड़े को पर खुश तो हो सकते हैं, पर वो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का आकार क्या हमारी आपकी ज़िंदगी में कितनी बढ़ोतरी करेगा, हमारी ज़िंदगी जीने के स्तरों में कितनी बढ़ोतरी करेगा, इस पर बड़ा सवाल है। और ये इसलिए चिंताजनक और सवाल है क्योंकि इस पर सरकार को इसलिए ग्रोथ के पूरे ढांचे को नए सिरे से देखना ज़रूरी है, क्योंकि भारत ने ग्रोथ का एक तेज फेज़ देख लिया है जहां भारत की आर्थिक विकास दर की तुलना में रोजगारों के बढ़ने की रफ्तार कम रही है। यानी हमने वो जो चर्चा में लगातार कोविड से पहले तक आता था, जिसका बार बार इस्तेमाल किया जाता था, जॉबलेस ग्रोथ, उस जॉबलेस ग्रोथ का एक दौर हमने देखा है 2012-13 के बाद से लेकर, और उसके बाद की आर्थिक विकास दर में रोजगार उतने नहीं बढ़े जितनी कि भारत की आर्थिक विकास दर बढ़ी थी। और अब जब हम अगली मंजिल की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ रोजगारों का और अच्छी इनकम का टोटा होगा, पर अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा होगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप इस अर्थव्यवस्था के इस पैमाइश से समझ सकते हैं कि हमें भविष्य के लिए अपनी तैयारियां कैसे करनी है। सोचिए, जब रोजगार नहीं आएंगे, जब कमाई नहीं बढ़ेगी, जब आय नहीं बढ़ेगी, फिर तरक्की किस काम की? फिर वो तरक्की $5 ट्रिलियन की हो या $15 ट्रिलियन की हो, जब लोगों की ज़िंदगी ही बेहतर नहीं होगी। तो ये 5 लाख करोड़ का जुमला, 5 लाख करोड़ का आंकड़ा अगर आपके ऊपर कोई दोबारा उछाले, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आए,
तो आप ये इकोनॉमिकम उसको पढ़ाइएगा कि भाई ये 5 लाख करोड़ में हमको क्या मिलेगा, हमारे हिस्से क्या आएगा, हमारी जेब में क्या बढ़ेगा, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय ये जानने के कि हम 5 लाख करोड़ के डॉलर के आंकड़े पर कब पहुंचेंगे। आगे बढ़ते हैं, सवाल जवाब लेते हैं। सर पहला सवाल है अमनदीप जी का। ये सवाल भी बड़ा अजीब सा है। वो कह रहे हैं कि महंगाई कैसे नुकसान पहुंचाती है, लोगों का वेतन तो महंगाई की दर से ज़्यादा बढ़ जाता है। पहली चीज़ तो है कि भारत में कितने लोग वेतन वाले हैं ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। भारत का संगठित क्षेत्र तो 6-7% है और इसमें भी जिनके नियमित वेतन में बढ़ोतरी होती है वो बढ़ोतरी महंगाई से कम ही होती है। केवल महंगाई के आधार पर बेंचमार्किंग अगर कहीं होती है तो सरकारी कर्मचारियों की डीए के आधार पर होती है। तो भारत में नियमित वेतन वाले तनख्वाह वाले लोग तो बहुत कम हैं। ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी जीने की लागत जिस हिसाब से बढ़ती है उनकी कमाई नहीं बढ़ती है, तो सरकार के तमाम आंकड़े मानते हैं। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि हम मान भी लें कि उनकी वेतन की बढ़ोतरी में महंगाई शामिल है, लेकिन वो महंगाई किस महंगाई को आधार बनाया जा रहा है। अगर आप पिछले 1 साल के अंदर भारत में हर चीज़ की कीमतें देखें तो वो सामान्य रूप से दहाई के अंकों में बढ़ी हैं और उतनी महंगाई तो कोई भी वेतन फैक्टर इन नहीं करता। और तीसरी बात अमनदीप जी के लिए, भारत का वेतन बाजार बेहद प्रतिस्पर्धात्मक है, बेहद कॉम्पिटिटिव है, जो बाजार के कंपनियों के लिए अच्छा है, काम करने वालों के लिए खराब है। इस बेहद प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में 10% की या 12% की सैलरी हाइक देने के बजाय 10% कम पर किसी व्यक्ति को उसी स्किल के साथ हायर कर लेना कंपनियों के लिए ज़्यादा बेहतर साबित होता है। और ख़ासतौर से ऐसी परिस्थिति में जबकि बाजार में लेबर की ओवर सप्लाई हो, श्रमिकों की, काम करने वालों की ओवर सप्लाई हो, तो इसलिए महंगाई कभी भी भारत में वेतनों को फैक्टर इन नहीं करती। और फाइनली सबसे ज़्यादा लोग, सबसे बड़ी आबादी जिस मजदूरी पर, जिसे आप वेतन में बदल लें तो मंथली हो जाएगा, नहीं तो दिहाड़ी मजदूरी में जिस पर केंद्रित होती है वो तो महंगाई से इंडेक्स्ड ही नहीं है। भारत का जो दैनिक वेतन का फार्मूला है, जिसको कि हम डेली वेजेस का फार्मूला कहते हैं, वो तो इन्फ्लेशन से इंडेक्स ही नहीं होता, वो तो उसमें महंगाई की गणना शामिल नहीं होती। अगर आपने ये इकोनॉमिकम पूरा ध्यान से सुना है तो इसमें भी एक हिस्सा आय का है जो बताता है कि गाँव में आय उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए और महंगाई कितनी बढ़ी ये आपको पता है। अगला सवाल सर वेद प्रकाश जी का है। वो कह रहे हैं शेयर बाजार में सरकारी कंपनियों का प्रदर्शन अच्छा क्यों नहीं होता, निवेशक इन्हें पसंद क्यों नहीं करते। शेयर बाजार में सरकारी कंपनियों में से कुछ कंपनियों को आप निकाल दें जिनके प्रदर्शन अच्छे होते हैं, क्योंकि जहां मोनोपोलीज हैं, जहां परिचित तेल कंपनियां हैं, उनके प्रदर्शन अच्छे होते हैं। लेकिन आमतौर पर शेयर बाजार प्राइवेट कंपनियों के प्रदर्शन, मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी, इन सारी चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित होता है, उसे ज़्यादा बेहतर दिखाई देता है। सरकारी कंपनियों में मैनेजमेंट के इशूज़ हैं, उनके कामकाज में खर्चों के, उनके कामकाज के तौर तरीकों के गहरे इशूज़ हैं और इसलिए पारंपरिक रूप से भी भारत के बाजार में पीएसयू कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती अपने ही सेक्टर की दूसरी कंपनी की तुलना में। अगर आप करीब से देखें तो आप एसबीआई और एचडीएफसी बैंक की तुलना करके देख सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर का बैंक और सरकारी सेक्टर का बैंक, और ये स्थिति आपको बाकी सेक्टर्स में भी दिखाई दे जाएगी। और ये सरकारी कंपनियों के कामकाज और प्रबंधन की चुनौतियों के कारण ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं सर, इनकम के खाने में क्या खास। इनकम के खाने में इस बार आपके पास भी मानसून के कमज़ोर रहने की खबरें पहुंच रही होंगी। आपको भी पता होगा कि भारत में स्काईमेट ने कहा है कि भारत में सूखे की संभावना 20% है, मानसून 40% तक सामान्य से नीचे रहेगा। आईएमडी का कहना है मानसून सामान्य रहेगा, लेकिन वर्षा का वितरण असमान हो सकता है और सामान्य से के आसपास बरसात हो सकती है, उससे कम हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में आपके निवेश का क्या होगा, ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है जिसे भारतीय शेयर बाजार के लोग बजट से ज़्यादा करीब से देखते हैं। बजट पर उतनी निगाहें नहीं होती जितनी निगाहें इस पर होती हैं कि केरल के तट पर मानसून ने दस्तक कब दी और कैसे वो हर दिन प्रतिदिन किस गति से गति कर रहा है, क्योंकि उसी के आधार पर बाजार में मांग लोगों के लिए की खपत और बहुत सारी कंपनियों का भविष्य निर्भर करता है। इस बार आप मनी9 के ऐप पर फार्मूला गुरु जरूर देखिए, जहां हम आपको बताएंगे कि अगर मौसम बेईमान हुआ तो आपके निवेश को कितना नुकसान हो सकता है। आपको हम बताएंगे कि विशेषज्ञों की मदद से विपुल सिंह वो कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि मानसून के खराब मौसम के एल निनो के असर से अपने निवेश को आप कैसे बचा सकते हैं, क्या करें इस समय, किस स्टॉक में रहें, किससे निकल जाएं, क्योंकि मौसम थोड़ा उठापटक वाला इस साल होने वाला है। मौसम बेईमान हो ना जाए नुकसान। आगे बढ़ते हैं सर, किस्सों के सिक्के में क्या खास है इस बार। किस्सों के सिक्के में इस बार एक हम लगातार ये अपने आसपास से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की सऊदी अरब और तेल की अर्थव्यवस्थाओं की ताकत नए सिरे से बढ़ रही है। तो इस बार हम आपको सऊदी अरब के 70 सालों में कबीले से निकलकर दुनिया में तेल के ही दृष्टि से नहीं बल्कि सॉवरेन वेल्थ फंड की दृष्टि से भी इतना बड़ा हो जाने का किस्सा बताएंगे। कैसे वो एक छोटा सा घटनाक्रम
वो क्षण क्या था जब दुनिया के प्रमुख तेल खोजने वाले लोग सऊदी अरब का रेगिस्तान छोड़कर निकल चुके थे, जाने की तैयारी कर रहे थे, और तभी एक चमत्कार होता है सऊदी अरब में और वो चमत्कार दमाम में होता है, और वहाँ से इस देश की पूरी किस्मत ही पलट जाती है। और आज वो मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी के सुल्तान हैं, वो इतने ताकतवर हो चुके हैं कि उन्होंने ओपेक की बैठक बुलाने की ज़रूरत नहीं समझी। एक फ़ोन से उन्होंने पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया और उत्पादन में कटौती कर दी। सऊदी में वो जादू कहाँ से हुआ, वो कौन सा कुआं था, उस कुएं से आखिर क्या निकला और कुएं से वो कैसे निकला, जिसके बाद ये जादू हुआ। हम इस बार सऊदी अरब के उस कुएँ का करिश्मा बताएंगे, उस 7वें कुएँ का करिश्मा। 7वें कुएं का करिश्मा। सर, वेब सीरीज़ आप और बता रहे थे। हाँ, वेब सीरीज़ कई सारी नई, जो लोग नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम से जुड़े हैं वो लगातार देख रहे हैं। हमने पिछली बार आपके सामने फ्रंटियर का जिक्र किया था। एक वेब सीरीज़ है जिसे देखना चाहिए आपको, और इसका संदर्भ हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इस साल जब ऑस्कर हुआ तो ऑस्कर में जो अंतर्राष्ट्रीय कैटेगरी थी उसमें ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को अवार्ड मिले, जो कि प्रमुख मूवी है, फर्स्ट वर्ल्ड वार पे बनी हुई और अद्भुत और विलक्षण मूवी। ऐसी वार मूवीज़ हमने कम देखी हैं, भारत दुनिया में नहीं बनती। हमेशा युद्ध की जो मूवीज़ होती हैं वो युद्ध को बढ़ा चढ़ाकर, वीरता को बढ़ा चढ़ाकर, शौर्य को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती हैं, लेकिन ये मूवी युद्ध की पूरी विभीषिका को सामने लेकर आती। और अगर आपके जहन में उस फिल्म की याद ताज़ा हो, फिल्म आप देख चुके हों या उसको देख रहे हों, तो उसके साथ नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज़ और देखिएगा, वुमेन एट वार। ये बेहद महत्वपूर्ण और समझने वाली कहानी है, चूँकि हम युद्ध के दौर से गुजर रहे हैं। हमारे सामने युद्ध के दृश्य यूक्रेन से रूस से सामने आ रहे हैं। 1914 में जब जर्मन ट्रुप्स फ्रंट लाइन पर युद्ध लड़ रही थीं तो महिलाओं की क्या स्थिति थी, जो बची हुई महिलाएं थीं वो कैसे ज़िंदगी जी रही थीं, कौन सी युद्ध फेस कर रही थी, और क्या स्थिति थी युद्ध के दौर में परिवारों की। इस पर ये एक सीरीज़ है विमेन एट वार, नेटफ्लिक्स पर, अगर आप देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। चलिए, तो ये था हमारा इस हफ्ते का इकोनॉमिकम। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने सुझाव, अपने सवाल हमको ज़रूर लिख भेजिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।